फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो कल पिछली वीडियो में हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ लिया था, लेकिन इसका एक बार और पढ़ लेते हैं और इसके बाद हम अपनी आगे की चीज़ें करेंगे। मैंने अभी ग्रुप पे एक पीडीएफ भेजी है, मतलब क्वेश्चन बैंक भेजा है कंपनी लॉ का। जैसे ही हमारे पूरा चैप्टर कंक्लूड होगा उसके बाद हम एक डिटेल रिवीजन की ऑडियो वीडियो का ऑडियो बोला हूँ सॉरी, एक डिटेल रिवीजन डाल देंगे यूट्यूब पे ही, जिसमें हम हर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। क्या कैसे फॉर्मेट होता है, पहले प्रोविजन लिखे जाते हैं, फिर फैक्ट्स, फिर कंक्लूजन। तो प्रॉपर मैं समझा दूंगा भाई। पीडीएफ मैंने भेज दिया, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। और हमारे अब 2 लेक्चर रह गए, 2 लेक्चर में हमारा एक एक्ट खत्म है। इसके बाद मैंने सोचा है कि मैं पार्टनरशिप लूंगा, उसके बाद एलएलपी ले लेता हूँ, या फिर पार्टनरशिप से पहले जो एडिशनल अभी एक चैप्टर ऐड हुआ है, सबसे पहला चैप्टर जो है अपने कंपनी लॉ का, हम पहले उससे कर लेंगे, जिससे हमें ये समझ में आए कि स्टैट्यूटरी लॉ कैसे बनते हैं, उसमें सब डिटेल में बताया है। तो पहले चैप्टर बंद करेंगे, इसके बाद उसके बाद पार्टनरशिप करेंगे, देन एलएलपी, देन अपना सोगा यानी कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट्स, उसके बाद अपना वो क्या बोलते हैं अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एंड लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बड़ा है और उसे डिटेल में कराना पड़ेगा, डिटेल में सभी करा लेकिन उसको भी कराना पड़ेगा, इसलिए हम उसे सबसे लास्ट में लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये एक चार्टर डॉक्यूमेंट होता है, एक मेन डॉक्यूमेंट होता है, जिसके अंदर कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का ऑब्जेक्ट, ये सब लिखा हुआ होता है। चलिए पढ़ते हैं, हमने क्या पढ़ा था। द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी is a fact, it is a charter. It defines its constitution and the scope of the power of the company which it is to be established under the act. ये एक चार्टर डॉक्यूमेंट होता है, यही बताता है कि कंपनी के पास क्या क्या पावर है और उसका स्कोप ऑफ बिजनेस क्या है, वो किस किस चीज़ का बिजनेस कर सकती है, वो उसके मेमोरेंडम में ही लिखा रहता है। मैंने आपको दिखाया था रिलायंस का मेमोरेंडम में ये सब चीज़ें लिखी हुई थी, ठीक है ना। इट इज़ वेरी फाउंडेशन ऑन विच होल एडिफाइल ऑफ द कंपनी इज बिल्ड, यानी कि नींव है, ये फाउंडेशन है जिसके बेस पर पूरी कंपनी खड़ी होगी। तो इसी में सब चीज़ लिखी हुई रहती है कि कितनी क्या क्या कंपनी कर सकती है, कैसे उसकी शेयर कैपिटल है, क्या उसका नेम है, क्या उसके रजिस्टर ऑफिस की स्टेट है, ये सब डिटेल इसके अंदर होती है। ऑब्जेक्ट क्लोज भी होता है। अब ये ऑब्जेक्ट क्लोज की बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि मेमोरेंडम रजिस्टर करने का ऑब्जेक्ट क्या था, या फिर कहें तो कंपनी बनाने का पर्पस क्या है, किस चीज में बिजनेस आप करना चाहते हो, वो लिखा रहता है ऑब्जेक्ट के अंदर। इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी इज फॉर्म, कि किस चीज के लिए कंपनी बनी है, वो लिखा रहता है ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर, कि पर्पस क्या है कंपनी को बनाने का, और उसका स्कोप ऑफ ऑपरेशन बियॉन्ड विच इट शुड नॉट गो। तो उससे पर्पस से पता चल जाता है कि इसका स्कोप क्या है। मान लो एक कंपनी का पर्पस है इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने का, तो क्या वो ऑटोमोबाइल में जा सकती है? नहीं। तो इससे पता चल जाएगा उसका स्कोप कितना है, इसका स्कोप इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स तक है, ना कि ऑटोमोबाइल्स तक। अगर वो उसे कर रही है तो उसे कहेंगे अल्ट्रा वायर्स ऑफ ए मेमोरेंडम। उसके कॉन्सिक्वेंस हम आज और ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब जैसे अगर मान लो कोई चीज़ मेमोरेंडम में लिखी है, या फिर आगे और भी पढ़ेंगे कि आर्टिकल में भी अगर कोई चीज़ लिखी है और उसका पालन कंपनी या थर्ड पार्टी नहीं करती, तो उस केस में अलग कॉन्सिक्वेंस हो जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है कहीं ना कहीं। चलिए पढ़ते हैं। इट enables shareholder, creditors and all of those who deals with the company to know the its power and the activities in engaged in। ये कह रहा है क्योंकि मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पब्लिक डॉक्यूमेंट होने का मतलब कि कोई भी बंदा, चाहे उन्हें शेयर होल्ड करे हो या ना करे हो, वो उस डॉक्यूमेंट को देख सकता है। मैंने आपको दिखाया भी था एक रिलायंस कंपनी का, हाल तो मैं रिलायंस का शेयर होल्डर नहीं हूँ, लेकिन फिर मैंने उसका मेमोरेंडम डाउनलोड कर लिया। कैसे कर लिया? क्योंकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अगर वो प्राइवेट होता तो मैं देख ही नहीं पाता उसको। तो ये कह रहा है क्योंकि मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो जो चीज़ उसमें लिखी हुई है उसके पहले पढ़ के जब भी बिजनेस से कोई व्यवहार करना या कोई व्यापार करना, अगर आप बिजनेस से किसी कॉन्टैक्ट में आ रहे हो तो उससे पहले बिजनेस का मेमोरेंडम, या हो सके तो साथ में आर्टिकल भी पढ़ लीजिए, जिससे आप अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए कि बिजनेस क्या कर सकती है, क्या उसके स्कोप का है, कितना उसका स्कोप है। और अगर कोई स्कोप से बाहर की ट्रांजेक्शन होगी तो वो अल्टा वायर्स हो जाती है, उस केस में आपका नुकसान जाएगा। तो इसलिए आप पहले ही पढ़ लीजिए। आपको इतना अवेलेबल माना गया है लो में कि आप कोई डॉक्यूमेंट देख के उसे पढ़ सकते हैं, यानी कि मेमोरेंडम देख के उसकी बात समझ सकते हैं, ऐसा आपको लो के अंदर माना गया है। आप खुद नहीं समझ पा रहे तो किसी प्रोफेशनल की मदद लीजिए, या कोई किसी ऐसे बंदे की मदद लीजिए जिसे कंपनी लॉ की जानकारी है। सिंपल सी बात है। मेमोरेंडम पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट सेक्शन नंबर 399 में ये बात लिखी हुई है कि मेमोरेंडम जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पब्लिक डॉक्यूमेंट होने का मतलब ये है उसे कोई भी बंदा डाउनलोड कर सकता है, डाउनलोड करके उसे पढ़ सकता है, इसीलिए कहा गया है पब्लिक डॉक्यूमेंट, पब्लिकली अवेलेबल है।
एवरी पर्सन एंटर इनटू कॉन्टैक्ट विद द कंपनी इज प्रिज्यूम टू हैविंग द नॉलेज ऑफ द कंडीशन मेंशन इन देम। इसी वजह से ये कहा गया है कि जो बंदा कंपनी के साथ व्यवहार कर रहा है या कंपनी के साथ किसी कॉन्टैक्ट में आ रहा है, उसे जानकारी होनी चाहिए कि उसके कंपनी के मेमोरेंडम में क्या लिखा है। ये कह रहा है इसमें। The shareholder must know the purpose for which his money can be used by the company and what is taken in making the investment। इससे शेयर होल्डर को ये पता होना चाहिए कि जो पैसा वे देंगे एज अ शेयर खरीदने के बदले, वो पैसा कंपनी किस ऑब्जेक्ट में या किस पर्पस के लिए लगाएगी। उसी उससे शेयर होल्डर को ये पता चलेगा कि इस पर्पस में रिस्क है या नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसा सेक्टर है जहाँ पर बहुत रिस्क है, जैसे एयरलाइन। एयरलाइन सेक्टर में बहुत रिस्क रहता है, इन प्रॉफिट बहुत कम मिलता है। तो ऐसे अगर रिस्क है तो फिर दिक्कत है। तो इसलिए कह रहा है कि मेंबर्स जो है यानी कि जो शेयर होल्डर है उन्हें रिस्क का पता चल जाता है कंपनी के पर्पस यानी कि ऑब्जेक्ट्स है कि कंपनी आगे चल के क्या करेगी उनके दिए हुए पैसे का। उससे पता चल जाता है कि कितना रिस्क आएगा, और रिस्क के हिसाब से शेयर होल्डर अपना एक्सपेक्टेशन रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। इसे हमने पढ़ लिया था कि मान लो कोई कंपनी है, इज एसोसिएट ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी के केस में फॉर्म टेबल ए में जाएगा मेमोरेंडम, मतलब टेबल ए में जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में मेमोरेंडम बनेगा, उस फॉर्मेट के हिसाब से मेमोरेंडम बनेगा। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल केस में बी, टेबल बी। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और हैविंग शेयर कैपिटल केस में टेबल नंबर सी। एड अनलिमिटेड कंपनी केस में टेबल डी, और अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल केस में टेबल नंबर ई। तो ये टेबल आप एक बार ये गो थ्रू कर लेना। ऑल दो आने के चांस बहुत कम है, लेकिन आप फिर भी करके जाना, कुछ नहीं छोड़ना अपने को। और इसके बाद हमने पढ़ा था मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ द कंपनी मस्ट बी क्लोज टू मॉडल फॉर्म एज पॉसिबल डिपेंड्स अपॉन दी सर्कमस्टांसेस। उसके बाद हमने कहा था कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम की मेमोरेंडम के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था नेम क्लोज, क्योंकि हमने रिलायंस कंपनी का मेमोरेंडम देखा था। हम आपको दिखाते हैं एक बार। ये रहा मेमोरेंडम रिलायंस कंपनी का। तो पहला किलो इसे कहते हैं किलोस, जो मैंने अभी हाई सेलेक्ट करा है ना, ये है किलोस। तो रिलायंस कंपनी का पहला किलोस में लिखा है रिलायंस कंपनी का नाम पूरा, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड। इसी तरीके से किसी भी कंपनी का जो मेमोरेंडम का पहला किलोस होता है वह नेम किलोस, जो बताता है कि क्या उसका नेम है। अगर मान लो किसी नेम किलोस में किसी कंपनी का आगे लिमिटेड लिखा है, इसका मतलब वो पब्लिक कंपनी है। और किसी कंपनी का आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा है, इसका मतलब वो सिंपली प्राइवेट कंपनी है। यही कह रहा है इस सेक्शन के अंदर। ये हमने कल भी पढ़ा था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना। रजिस्टर ऑफिस क्लोज, क्लोज नंबर 2 बी है रजिस्टर ऑफिस क्लोज। रजिस्टर ऑफिस क्लोज मतलब किस स्टेट में रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है वो हमें मेमोरेंडम में लिखना पड़ता है। रिलायंस के में लिखा है कि नहीं देख लेते हैं, देख लीजिए। इन महाराष्ट्र, उन्होंने बताया कि जो रिलायंस है उसका रजिस्टर ऑफिस कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर है। तो सेकंड क्लोज भी हमने पढ़ लिया। क्लोज नंबर सी है ऑब्जेक्ट क्लोज। ऑब्जेक्ट क्लोज मतलब कि कंपनी क्या क्या कर सकती है, उस वो लिखा रहता है ऑब्जेक्ट क्लोज में। तो हमने रिलायंस कंपनी का देखा था, इसका ऑब्जेक्ट क्या क्या है। तो ये सब इसके ऑब्जेक्ट है। इन सब चीज़ों को कर सकती है कंपनी, लेकिन इनके अलावा अगर किसी चीज़ में एंटर हो रही है तो वो अल्टा वायर्स माना जाएगा, और जो इन्वेस्टर एंटर होगा उसका नुकसान जाएगा। तो इन्वेस्टर को ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी रिलायंस कंपनी से कोई व्यवहार करने से पहले। ये क्या है, देखो द ऑब्जेक्ट इंसिडेंटल और एक्सीलरेटेड टू अटेन द मेन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो नीचे दिए हुए ऑब्जेक्ट ना, इसके बाद ये वाले ऑब्जेक्ट जो हैं ये मेन ऑब्जेक्ट नहीं है कंपनी के, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्ट है उन्हें फुलफिल करने के लिए हमें ये ऑब्जेक्ट भी करने पड़ सकते हैं। सारी डिटेल देनी पड़ती है अपने मेमोरेंडम में, क्योंकि यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। इससे बियॉन्ड कोई चीज़ करोगे तो दिक्कत पड़ेगी फिर, या तो फिर इसे भी चेंज करना पड़ेगा। मेमोरेंडम का अल्टरेशन इतना आसान नहीं है, हलवा पूरी नहीं है, टाइम जाएगा और आपकी एफर्ट जाएंगी। इसे बार बार नहीं बदल सकते आप। इसलिए आप इसमें एक बार इतनी डिटेल भर दीजिए कि आप उससे बियॉन्ड कुछ काम कर ही ना अपने अकॉर्डिंग। तो ये सब भर दी डिटेल, ठीक है ना। इसके अप्रूवल लेते हैं हम आरओसी से, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन होता है तो डॉक्यूमेंट जाते हैं आरओसी के पास। आरओसी वेरीफाई कर देती है, और आरओसी जिन चीज़ों को वेरीफाई करेगी कि आप ये ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, आप उन्हीं कर सकते हैं। उन्हें नहीं करेंगे तो आरओसी कहीं ना कहीं मानेगी कि आपने उसका कहा नहीं माना, आपने लॉ का ब्रीच करा, तो फिर आपके ऊपर पेनल्टीज और फाइन्स लगेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज हमने कर लिया। अरे भाई कितने ऑब्जेक्ट है, देखा बहुत ऑब्जेक्ट लग रखे हैं इन्होंने अपना पहले, क्योंकि हर कंपनी करेगी क्यों, रोज रोज अल्टर नहीं कर सकती इन चीज़ों को। तो कंपनी अपने ऑब्जेक्ट ही इतनी डिटेल में दे देती है जिससे कोई चीज़ उससे बाहर जाए ना। फिर भी किसी कुछ केस में चली जाती है, आगे केस पढ़ेंगे। एसबरी रेलवे लिमिटेड वर्सेस, शायद वर्सेस कौन था उसके, कौन सा ध्यान से उतरा है मेरे, कुछ कंपनी वगैरह था, चलो पढ़ेंगे। ऐश्वर्य का केस आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है भी। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट क्लॉज। अब इसके बाद देखो फोर्थ क्लॉज। फोर्थ क्लॉज क्या था इसका, लाइबिलिटी क्लॉज। यानी कि जो कंपनी है वो लिमिटेड बाय शेयर है या लिमिटेड बाय गारंटी है, क्या उसकी लाइबिलिटी की सिस्टम है, वो आता है लाइबिलिटी क्लॉज में। देख लेते हैं रिलायंस कंपनी ने क्या कहा है, लिमिटेड बाय शेयर, क्योंकि देखो लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर कहीं ना कहीं वो
लाइबिलिटी का मतलब एक तो बता दिया कि मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। नीचे बता दिया देखो कैपिटल भी उसकी शेयर के टर्म में तो लिमिटेड बाय शेयर ही है कहीं ना कहीं। उसके बाद है कैपिटल क्लोज। कैपिटल क्लोज बताता है कि शेयर के बेस पे है तो कितने अमाउंट है और कैसे कैसे डिटेल है, वो है कैपिटल क्लोज। इस कैपिटल क्लोज के अंदर बतानी पड़ती है कितनी ऑथराइज है, कितनी इशूड है, कितनी सब्सक्राइब है, कितनी पेड अप है, कितनी कॉल्स है, कितनी अनपेड है, सबसे डिटेल भरनी पड़ेंगी। तो यही देखो ये बता रहा है, लाइन्स में नहीं बताएगा अपना कि ऑथराइज्ड, इशू, सब्सक्राइब, पेड, सब चीज़ बताएगा। रिलायंस अपनी सब चीज़ बता रहा है, ठीक है ना। और इसके बाद था हमारा द डिटेल्स द सब्सक्राइबर, और लास्ट क्लॉज है सब्सक्राइबर क्लॉज, यानी कि जिसमें सब्सक्राइबर की डिटेल आती है। तो हम देख लो, हमने लास्ट में जो पढ़ा था मेमोरेंडम के अंदर वो सब्सक्राइबर के बारे में पढ़ा था पहले भी। ये आ गए हमने लास्ट पेज पे। तो मैंने जो आपको क्लॉज लो में बंदर बताई वही रिलायंस के दिखा दी। तो क्या रिलायंस का लो के अकॉर्डिंग बना हुआ है वो? हाँ बना हुआ है। नहीं बना हुआ होता तो इसे अलाउड ही नहीं करता रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार ने अलाउड करा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉपरली लॉ के हिसाब से ही बना है। तो ये था एमओए। तो ये आगे देखो सब नेम वगैरह कितने कितने शेयर होल्डिंग करी, सबकी डिटेल हमने दी हुई थी इसमें। चलिए पढ़ते हैं आगे। इन केस ऑफ ओपीसी द नेम ऑफ अ पर्सन हु इज इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर शैल बिकम अ मेंबर्स ऑफ द कंपनी। की ओपीसी में जब मेन मेंबर मरता है तो उसके अगेंस्ट दूसरा बंदा आ जाता है जिसे हम कहते हैं नॉमिनी। तो उस नॉमिनी का नेम भी इसके अंदर लिखा होना चाहिए, मेमोरेंडम के अंदर लिखा होना चाहिए कि कौन नॉमिनी है। The memorandum must be printed, divided into paragraphs, numbered consequently, signed by least 7 person। पब्लिक कंपनी केस में कम से कम 7 बंदे साइन करेंगे और प्राइवेट कंपनी केस में 2 बंदे, और ओपीसी के केस में 1 बंदा। तो वो साइनिंग वगैरह ये सब उन्होंने पढ़ लिया था। अब एक है जो हम पढ़ेंगे आज, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा बायर्स। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि मेमोरेंडम में कोई चीज़ लिखी है, कोई ऑब्जेक्ट क्लोज में कोई चीज़ लिखी है। मान लो किसी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लोज है कि वो इलेक्ट्रॉनिक सामान ही बना सकती है और बेच सकती है, ठीक। वो कंपनी अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाती है और तो उसे कहेंगे मेमोरेंडम का उल्लंघन करना, मेमोरेंडम का ब्रीच करना। और ब्रीच ऑफ मेमोरेंडम को ही कहीं ना कहीं कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ध्यान रखना ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स के नाम से आएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का मतलब है कि जो उसकी लिमिट्स थी उससे एक्सीड करा कंपनी ने। कंपनी की जो लिमिट्स थी, जो कंपनी के अधिकार थे, उसका उल्लंघन कहीं ना कहीं करा कंपनी ने, क्योंकि मेमोरेंडम ही उसकी लिखे लिखे हुए थे कि वो किस किस बिजनेस में जा सकती थी। और मेमोरेंडम में उसने लिख रखा था कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में जाएगी और गई वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो उस केस में उसे कहेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, यानी कंपनी ने अल्ट्रा वायर्स करा है। चलिए पढ़ते हैं स्टार्टिंग से डिटेल में। द मीनिंग ऑफ द टर्म अल्ट्रा वायर्स इज सिंपली बियॉन्ड देयर पावर, कि कंपनी जो है अपनी पावर के बियॉन्ड गई। इज एप्लीकेबल ओनली टू एक्ट डन इन एक्सीड ऑफ अ लीगल पावर्स ऑफ द ड्यूर्स। दिस प्रीसपोज दैट द पावर इन द नेचर आर लिमिटेड। तो ये वही कह रहा है कि जो कंपनी जो है, मान लो कोई भी है, अगर वो अपने पावर से एक्स्ट्रा जा रहा है तो उसे कहेंगे अल्ट्रा वायर्स। और कंपनी जब अपनी पावर से जाती है, एक्स्ट्रा होती है, तो उसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। कि जो उसके पावर थे, यानी कि जो उसके मेमोरेंडम में लिखा हुआ था या आर्टिकल में लिखा हुआ था, उससे कुछ कंपनी ने हटके करा। किसी के आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जो डायरेक्टर्स हैं उन्हें मैक्सिमम 10 लाख रुपीज़ की सैलरी जा सकती है पर मंथ। और वही कंपनी अगर अपने डायरेक्टर को 10 लाख से थोड़ा सी भी एक्स्ट्रा सैलरी देगी तो उस केस में वो कहा जाएगा डॉक्ट्रिन, वो अल्ट्रा वायर्स, वो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स माना जाएगा। और उस केस में कहा जाएगा अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल, क्योंकि उसमें आर्टिकल का उल्लंघन करा गया तो उसे कहेंगे अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल। अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम जब कहते हैं जब मेमोरेंडम में दी गई किसी बात का उल्लंघन करा जाता है कंपनी के द्वारा। इट इज़ अ फंडामेंटल रूल ऑफ अ कंपनी लॉ दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी एज स्टेटेड। ये एक फंडामेंटल रूल लिखा हो गया है कंपनी लॉ के अंदर, माना ये इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है कंपनी लॉ के अंदर कि जो ऑब्जेक्ट कंपनी के ऑब्जेक्ट मेमोरेंडम के अंदर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर, ही कैन डिपार्ट फ्रॉम ओनली टू द एक्सटिंग परमिट बाय एक्ट। तो वो से फिर वो लो वही लो मानने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकती। मतलब जो लिमिटेशन या बाउंडेशन है मेमोरेंडम के अंदर, कंपनी को वो लिमिटेशन या बाउंडेशन माननी पड़ेंगी। ना दस फार नो फर्दर, ना अभी ना कभी उस जो लिमिटेशन है उसके बियॉन्ड ना कंपनी आज जा सकती है ना आने वाले टाइम में जा सकती है। जो चीज़ मेमोरेंडम में लिखी हुई है या जो चीज़ आर्टिकल में लिखी हुई है वो कंपनी के लिए बाइंड है। जब तक बाइंड है, जब तक वो अल्टरेशन नहीं कर दे, मतलब चेंज नहीं कर रहे अगर उसका, तो जब तक वो बाइंड मानी जाएगी, ठीक।
इन कंसिक्वेंसी एनी एक्टिव एक्ट डन और ए कॉन्टैक्ट मेड बाय अ कंपनी, इसके कॉन्सिक्वेंस मतलब इसी के कारण जब कोई कंपनी किसी कोई एक्ट करती है या कोई कॉन्टैक्ट बनाती है किसी दूसरे के साथ, विच ट्रेवल्स यानी कि गो, विच गो बियॉन्ड द पावर नॉट ओनली टू द डायरेक्टर्स बट आल्सो द कंपनी इज। तो जब वो जो कंपनी ने काम करा वो कंपनी की ही पावर्स के बाहर था। कंपनी की पावर के बाहर होना मतलब मेमोरेंडम की पावर के बाहर होना, मतलब जो मेमोरेंडम में चीज लिखी है उससे भी एक्स्ट्रा कर दिया आपने कुछ, मेमोरेंडम की लिमिट को तोड़ दिया आपने कुछ अपने। मेमोरेंडम आपका संविधान है, कंपनी ये मान के चलिए कंपनी के लिए फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है वो। कहीं ना कहीं कंपनी की सारी डील उसी के, सारी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो जो जिस चीज पे कंपनी खड़ी है, जिस बेस पे, वो बेस है। अगर आपने बेस के साथ छेड़छाड़ करी तो पूरी बिल्डिंग गिरेगी। इसी तरीके से अगर आपने मेमोरेंडम के साथ छेड़छाड़ करी तो आपकी पूरी कंपनी डूबेगी। इसलिए कहा गया है कि मेमोरेंडम का अल्टरेशन नहीं करना। अल्टरेशन कर सकते हैं सॉरी, लेकिन मेमोरेंडम को वो नहीं, हाँ अल्टरेशन कर चेंज कर लेते हैं मेमोरेंडम में, पढ़ते हैं आगे इंटर में, प्रोसीजर है चेंज कर लेते हैं। लेकिन अगर चेंज नहीं है तो जो लिखा है वो पत्थर की लकीर है। अगर आप उससे बियॉन्ड गए, उस जो लिमिट लिखी हुई है उस लिमिट को तोड़ा आपने, तो उस केस में मान जाएगा अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। और उस केस में आप पर वो आप पर फीस पेनल्टीज तो लगेंगी, लेकिन जो आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करोगे वो भी वॉइड माना जाएगा। वॉइड मानने का मतलब है, आल तो ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ाया जाता है डिटेल में, लेकिन वॉइड मानने का मतलब ये है कि वो जो जब से बना था कॉन्ट्रैक्ट तभी से खराब था, तभी से इलीगल, मतलब इलीगल नहीं, इलीगल अलग हो जाता। लेकिन जो जो कॉन्ट्रैक्ट जब से बना था तभी से गलत बेस पे बन गया, बेसिस पे गलत बना ना, क्योंकि बेसिस मेमोरेंडम में अलग है, आपने अलग बेस लिया। तो जब से बना, जब भी से गलत बेसिस पे बना जो कॉन्ट्रैक्ट, उसे कहेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इसे कहते हैं वॉइड एब इनिशियो, यानी कि जब से बना तभी से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था। होली वॉइड एंड इन ऑपरेटिव इन लॉ, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी ने करा है, जो उसके आर्टिकल के बियॉन्ड जा रहा है या जो उसके मेमोरेंडम के बियॉन्ड जा रहा है, उस केस में उस एक्ट को वॉइड माना जाएगा। और इनकैपेबल मत इनऑपरेटेबल मतलब कि इसे लॉफुल नहीं माना जाएगा, लॉ के अंदर नहीं माना जाएगा इस एक्ट को। एंड इज देयर फॉर नॉट बाइंडिंग टू अ कंपनी, इसी वजह से कि जो कॉन्टैक्ट किसी बंदे ने कंपनी के साथ करा या कंपनी ने किसी बंदे के साथ करा जो कंपनी के मेमोरेंडम के बियॉन्ड था, उस केस में कंपनी लाइबल नहीं रहेगी उस थर्ड बंदे के लिए, उस थर्ड पार्टी के लिए कंपनी लाइबल नहीं रहेगी, ये कह रहा है इसके अंदर। ऑन दिस अकाउंट अ कंपनी कैन restrained from employing its fund for the purpose other than those sanctioned by the memorandum। ये लॉ लाया गया, इसका पर्पस सिर्फ इतना था, ये इस डॉक्ट्रिन के लाने का पर्पस ये है कि कंपनी को रोक लेता है ये, कंपनी अपने मेमोरेंडम के से अगेंस्ट कोई काम ना कर सके या कोई ऐसा काम ना करे जो उसके मेमोरेंडम में लिखा है, उसके अगेंस्ट कोई ऐसा ना करे। जो लिमिट मेमोरेंडम में लिखी है वही लिमिट फॉलो करे। क्योंकि अगर कंपनी उसके बियॉन्ड चली गई, हमने कंपनी को छूट पूरी की पूरी छूट दे दी, तो उस केस में कंपनी ना तो मेमोरेंडम मेंबर्स की सोचेगी ना किसी की सोचेगी, और मेंबर्स का दिया हुआ पैसा वो अपने पर्पस, अपने फ़ायदे के लिए या अपने उस पर्सनल पर्पस से अलग अलग जगह लगा देगी, जिससे अल्टीमेटली मेंबर्स को लॉस जाएगा, मेंबर्स का रिस्क बढ़ेगा, और मेंबर्स को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स बनता है। लाइकवाइज इसी तरह, लाइकवाइज मतलब इसी तरह, इट कैन रेस्ट्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन ट्रेड डिफरेंट फ्रॉम वन इज ऑथराइज टू कैरी ऑन। इसी तरह मेमोरेंडम का ये डॉक्ट्रिन वाला प्रोविजन ही है, यही रोक पाता है ट्रेड करने के लिए भी वो चीज़ें जो कंपनी के मेमोरेंडम में नहीं लिखी है, उन चीज़ों की ट्रेड ट्रेड ना हो, वो भी यही चीज़ रोक पाता है। ट्रेडिंग पे भी रोक लगा देता है और मैन्युफैक्चरिंग पे भी रोक लगा देता है उन चीज़ों की जो कंपनी के मेमोरेंडम के अंदर तो नहीं है, लेकिन कंपनी चाह रही थी कि वो चीज़ बनाए या वो चीज़ बेचे। तो बनाने पे और बेचने पे दोनों पे कहीं ना कहीं रोक लग जाती है इस केस में। अरे भाई रुक जा। हाँ, द इम्पैक्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स इज द कंपनी कैन नीदर बी issued और एन अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन नोर कैन बी issued ऑन इट। आपने कंपनी के जब वो पढ़ी थी, क्या बोलते हैं, सेपरेट एंटिटी वाला फीचर पढ़ा था,
तब हमने पढ़ा था कि कंपनी को या फिर जब इनकॉर्पोरेशन वाला टॉपिक पढ़ा था, जब भी पढ़ा था, दोनों बार पढ़ा वो चीज़ कि कंपनी एक लीगल पर्सन है। जैसे एक लीगल पर्सन के अधिकार है, वैसे ही उसके भी अधिकार है। जैसे एक लीगल पर्सन श्यू हो सकता है या कोई और उसे श्यू कर सकता है, इसी तरीके से कंपनी भी चाहे तो किसी को श्यू कर सकती है, या कोई बंदा भी चाहे तो कंपनी को श्यू कर सकता है। ये पढ़ा था नहीं? लेकिन अगर आपने डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टा वायर्स करा, यानी कि अपने कोई मेमोरेंडम की लिखी हुई बात को नहीं माना, उस केस में आप भी नहीं श्यू कर सकती, यानी कंपनी भी किसी थर्ड पर्सन को श्यू नहीं कर सकती, और कोई थर्ड पर्सन भी कंपनी को श्यू नहीं कर सकता। क्या कहना चाह रहा है? नीचे इसका एग्जाम्पल भी लेके बता देता हूँ। मान लीजिए ए है, ए गया कंपनी के पास। ए ने कंपनी से कहा कि आप मुझे 50 केजी, 50 केजी छोड़िए, आप मुझे 50 पीस मोबाइल बना के दीजिए, कि आप मुझे मोबाइल के 50 पीस बना के दीजिए। ए गया कंपनी से, ए ने कहा ये बात। कंपनी ने कहा नहीं, लेकिन कंपनी को पता था कि उसके मेमोरेंडम में ये लिखा था कि कंपनी सिर्फ कार बना सकती है। ऑल दो दोनों चीज़ें बिजली से ही चलती हैं, किसी उससे ही चलती हैं, मतलब एक तरीके से गुड्स ही आ गई, लेकिन गुड्स हैं। लेकिन बिजनेस, वो कार का बिजनेस अलग होता है और जो मोबाइल्स का बिजनेस है उसका अलग होता है। दोनों बिजनेस के अलग अलग रिस्क होते हैं और अलग अलग रिटर्न होते हैं। तो ए गया सी के पास, ए ने कहा कि आप मेरे को 500 मोबाइल बना के दीजिए। सी को पता था कि वो ये नहीं काम नहीं कर सकती, लेकिन सी ने फिर भी कहा कि हाँ ठीक है, मैं कर दूंगी, आप मुझे पैसे दे दीजिए और मैं बना दूंगी। कितने मोबाइल थे? 500 फोन्स। 500 फोन्स कि 500 फोन का दोनों ने डिस्कशन करा। क्या करा? ए ने कहा सी से, मतलब कंपनी से, कि आप मुझे 500 फोन बना के दीजिए। सी को पता था कि उसके मेमोरेंडम में चीज लिखी हुई है कि वो फोन नहीं बना सकती, सिर्फ कार बना सकती है। फिर भी सी ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल हम बना के देंगे, और ए से कहा कि आप हमें पैसे दे दीजिए। ए ने मानो उसको दिया 10 करोड़, 10 CR रुपीज दिया। तो क्या इस केस में कंपनी ए के टूवर्ड्स लाइबल है? या फिर कहे कि क्या कंपनी पैसे लेने के बाद भी अगर 500 फोन ना दे, तो क्या ए कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है, या एक कोर्ट में जाके ये बात कह सकता है कि सर मेरे से पैसे ले लिए लेकिन मेरे को 500 फोन नहीं दिए? आप ये बताओ, कर सकता है? नहीं कर सकता। वही कहा। पढ़िए देखिए, कंपनी ना तो खुद श्यू कर सकती है और ना ही कोई और कंपनी को श्यू कर सकता है। कंपनी कैन नीदर बी श्यूड, कि इस केस में कंपनी श्यू ही नहीं होगी। श्यू क्यों नहीं होगी? क्योंकि अल्टरेशन का केस है। क्योंकि लॉ ने मना कर दिया कि कंपनी को श्यू नहीं कर सकते, तो ए के पास कोई अधिकार ही नहीं है कि वो कंपनी से कहे, कंपनी को श्यू करे कि मेरे से पैसा लिया और मुझे आप फ़ोन नहीं दे रहे। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि आर्टिकल, यानी कि मैं या आर्टिकल बोल रहा हूँ, सॉरी, मेमोरेंडम एक फंडामेंटल, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जिसका मतलब ये था कि ए को ये कॉन्टैक्ट करने से पहले, ए को ये कॉन्टैक्ट करने से पहले जानकारी लेनी चाहिए थी कि क्या सी कंपनी मोबाइल फ़ोन बना भी सकती है या नहीं। उसने उसे सी का मेमोरेंडम पढ़ना चाहिए था और ये जानकारी लेनी चाहिए थी कि क्या सी कंपनी फ़ोन बना भी सकती है या नहीं, उसको फ़ोन बनाने की अथॉरिटी मेमोरेंडम में दी भी गई है या नहीं। लेकिन उसने ऐसा नहीं करा, तो इसलिए अब उसको कोई राइट नहीं रहा, कोई अधिकार नहीं रहा कि वो कंपनी से मांग सके, कंपनी से कह सके कि कंपनी मैंने आपको 10 करोड़ रुपीज़ तो दे दिए, आप प्लीज़ मुझे फ़ोन दीजिए। कंपनी ने मना कर दिया नहीं देंगी, तो वो किसी कोर्ट में नहीं लड़ सकता, लड़ेगा लेकिन जीत नहीं पाएगा, क्योंकि उसने लॉ को ही फॉलो नहीं करा। जो मेमोरेंडम कहा गया कि मेमोरेंडम पब्लिक डॉक्यूमेंट, उसे पढ़ का वो पढ़ के ही नहीं आया। तो इसको इसने मेमोरेंडम नहीं पढ़ा, तो इसलिए इसे नो राइट, इसीलिए इसके कोई अधिकार नहीं रहे। नो, मेरी राइटिंग ऐसी आएगी, आप सॉरी फॉर डैट। नो राइट, कि कंपनी के अब कोई अधिकार नहीं रहे।
क्यों नहीं, इस कंपनी के बोल रहा हूँ सॉरी, इस ए के कोई अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है का कोई अधिकार? क्योंकि वो, मैं उस शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, वो थोड़ा सीधा रहा या थोड़ा उसे कहें अपना भोला रहा। ये बेचारा भोला रहा, उसने मेमोरेंडम नहीं पढ़ा। उसको मेमोरेंडम पढ़ना चाहिए था, देखना चाहिए था कि क्या सील कंपनी सच में मोबाइल फोन बना भी सकती है या नहीं। उसने देखा नहीं। उसने सोचा कि 10 करोड़ दो और मोबाइल फोन ले लो 500, हो सकता है कोई और महंगा दे रहा हो, लेकिन उसने सोचा कि 10 करोड़ दे के यहाँ काम चल रहा है, तो उसने 10 करोड़ दे के फोन लेने की सोची। कंपनी को पता था कि वो बना तो सकती नहीं, उसने पैसा तो ले लिया, लेकिन उसने फोन बना के नहीं नहीं दिए। सॉरी, उसने फोन बना के नहीं दिए। तो इस केस में ए के पास अब कोई अधिकार नहीं है कि वो लोग के कोर्ट में जाके कहे कि मेरे पैसे वापसी कर, मतलब कि मैं मेरे फोन दिवाइए। क्योंकि ये केस वो है जहां मेमोरेंडम को ना ए ने पढ़ा जबकि ए को पढ़ना चाहिए था, और ना कंपनी ने माना जबकि कंपनी को मानना चाहिए था। इसका उल्टा केस अगर आप मान के चलिए, लेट सपोज मान के चलिए, 100 CR को मैं इरेज कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि मैं आपको समझा सकूं। लेट सपोज आप मान के चलिए कि कंपनी ने, ये गया कंपनी के पास, ए ने कहा कंपनी से कि आप मुझे 500 फोन बना के दीजिए, मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूंगा। यही पहले कहा था, यही अब कहा था। लेकिन इस केस में अगर कंपनी ने पहले ही 500 फोन की डिलीवरी कर दी, 500 फोन हमारे पास, अरे अरे क्या हो रहा है भाई, इसने 500 फोन, लेट सपोज मैं टिक लगाऊंगा, टिक का मतलब आप डिलीवरी समझना, कि उसने 500 फोन तो भेज दिए, ठीक है ना। तो कंपनी ने 500 फोन ए को भेज दिए। अब कंपनी कह रही है लाइए, लावा वाला दे मेरे हिस्से के 10 करोड़, 10 लाख सॉरी। तो कंपनी कह रही है, या फिर 10 करोड़, कुछ भी मानिए आप। कंपनी कह लावा वाला मैंने तेरे को फोन दिए, अब मेरे हिस्से के पैसे दे। ये कह रहा है कौन से पैसे, किसके पैसे, कौन हो तुम, मैं तो जानता ही नहीं। कंपनी कह रही है बहुत तेज हो तुम, मुझसे 500 फोन ले लिए, अब कह रहा है जानता ही नहीं। देखा मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट है, मैं जा रही हूँ कोर्ट। ए को पता था, इस बार ए ने इस बार मेमोरेंडम पढ़ा था, इस बार ये भोला नहीं था, इस बार कंपनी भोली रह गई। ए को पता था कि ये नहीं बना सकती, लेकिन बना के दे रही है। तो ए ने कहा जाओ जाओ, जहाँ जाना है वहां जाओ। तुमने अपना अपना मेमोरेंडम तुमने खुद नहीं पढ़ा, तो तुम्हें क्या पता, तुम्हारे मेमोरेंडम में ये चीज नहीं लिखी हुई कि तुम फोन बना सकते हो। तो तुमने फोन बना के मुझे दिए कैसे? ये तो अल्ट्रा वायर्स ऑफ मेमोरेंडम है, और अगर अल्ट्रा वायर्स ऑफ मेमोरेंडम है तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा ठेंगा। मैं नहीं देता, तुमसे दो तो रिकवर कर लो। तो इस केस में सी के यानी कि कंपनी, कंपनी के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो एक अगेंस्ट कोर्ट में जाके ये कहे कि सर हमारे गुड्स तो भिजवा दी लेकिन हमें पैसे नहीं मिले। नॉर्मल केस में कह देगा, लेकिन उसके मेमोरेंडम के अंदर ये चीज लिखी हुई थी कि वो फोन नहीं बना के बेच सकता, तो उसने बेचे कैसे? और बेचे हैं तो अब कोई वो स्यू नहीं कर सकता ए को, यानी कि थर्ड पार्टी को। यही कह रहा है, एंड नोट कैन बी श्यू ऑन इट। ये सॉरी मैंने उल्टा पढ़ दिया, ये तो इधर श्यूड मतलब कि कंपनी, और हाँ नॉन नॉन इट मतलब कि कोई ट्रांजेक्शन पे है तो कंपनी भी श्यू नहीं कर सकती और कंपनी को भी कोई श्यू नहीं कर सकता। तो ना तो कंपनी शूड हो सकती है और ना ही कंपनी शू कर सकती है किसी और को। तो कंपनी इस केस में शू भी नहीं कर पाएगी। तो एक बार और इसे कंक्लूड कर देता हूँ एग्जाम्पल को। क्या था, ए गया सी के पास, ए ने कहा सी छी मुझे ना 500 फोन चाहिए। सी ने कहा ठीक है 10 करोड़ रुपए लगेंगे आपको, हम 500 फोन दे देंगे, लेट सपोज ये मान के चलिए। ए ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ए बेचारा बोला था, उसने उस कंपनी का मेमोरेंडम नहीं पढ़ा। कंपनी ने क्या कहा, कंपनी ने कहा मुझे 10 करोड़ दे दीजिए, मैं आपको फोन दे देंगे बना के, आपको 1 महीना लगेगा, क्योंकि देखो 500 फोन है तो 1 महीना लगेगा। ये बेचारा फिर से भोला रहा, ये ने कहा, इसने उसको पैसे दे दिए। ये ने कहा लो ये रहा चेक, भर लो, भर दिया अमाउंट 500 करोड़ का, साइन मार दिया, 10 करोड़ का सॉरी, और साइन मार दिया नीचे मिस्टर है। और फिर कहा कि लो इसे बैंक में ले जाओ। कंपनी ने एक अकाउंट से पैसे निकाल लिए। अब जब आई वो डेट, जिस डेट पे कंपनी को 500 फोन देने थे को, उस डेट पे जब मिस्टर एक कंपनी के प्रीमाइस में आया, कह रहा मेरे फोन लाओ मेरे फोन लाओ। कंपनी ने कहा कौन है आप, हम तो आपको जानते ही नहीं है, आप है कौन? उसने कहा ऐसा करोगे मेरे साथ, अब ऐसा करोगे भाई के साथ? तो ए ने कहा कि ऐसा ना करो मेरे साथ, ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपने लिखा है, आपने साइन भी करे हैं। तो फिर कंपनी कहेगी अल्ट्रा वायर्स ऑफ मेमोरेंडम नहीं पढ़ा तुमने, वो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स नहीं पढ़ा आप तुमने,
उसमें लिखा होता है कि कंपनी के अगर ऑब्जेक्ट क्लोज में कोई चीज़ नहीं है उसके लिए कंपनी लाइबल नहीं होती। तो मेरे ऑब्जेक्ट क्लोज में ये चीज़ नहीं तो मैं कैसे बना के दूँ, आपको पहले पढ़ना चाहिए था। तो ये बेचारा परेशान, ये कह रहा है कि कैसे करूँ। तो उस केस में ए कोड में जाएगा, बी ने जा नहीं पाएगा, और जाएगा तो ये एक उसके लिए वीकनेस रहेगी कि उसने मेमोरेंडम को पढ़ा नहीं, जबकि मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट था, जिसका मतलब ये था कि हर बंदे को मेमोरेंडम पढ़ना जरूरी था। तो ये तो हमने लिया था पहला एग्जाम्पल। इसी का दूसरा केस हमने बनाया था जब अब की बार ए शातिर था और कंपनी बोली थी। एक ए ने कहा कि कंपनी कंपनी मुझे 500 फ़ोन बना के दे दो। कंपनी ने कहा कि ठीक है 500 फ़ोन तो मैं आपको दे दूंगी 2 दिन में, मेरे पास स्टॉक पड़ा है, लेकिन आपको 10 लाख देने पड़ेंगे। ए ने कहा कि हाँ ठीक है, आप फ़ोन मेरे पास भिजवाइए और मैं आपको 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट कर दूंगा। दोनों के बीच में एग्रीमेंट बन गया। 2 दिन होते ही ए ने तो कंपनी ने तो ए को फ़ोन भेज दिए। फिर जब 1 हफ्ता आया, फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्टैक्ट, यानी जिस दिन से कॉन्टैक्ट में एंटर हुए थे उस दिन से जब 1 हफ्ता आया, यानी कि जो पेमेंट की डेट आई, उस डेट में कंपनी गई ए के पास। कंपनी ने कहा ए हेलो हे, तुम्हारे हाथ में जो फ़ोन है वो मेरी कंपनी का है, हेलो। ए ने कहा कंपनी से, कंपनी ने कहा सॉरी ए से, कि आपने जो फ़ोन लिए थे 500 फ़ोन, उनका पेमेंट की अपडेट आ चुकी है, आप पेमेंट कर दीजिए। ये कह रहा कौन हो आप, तुम ही हो कौन, हम नहीं जानते। कंपनी कह रही है ऐसे ना करो मेरे साथ बाबा। तो ए ने कहा तुमने अपनी कंपनी का मेमोरेंडम नहीं पढ़ा, तुम्हारी कंपनी के ही मेमोरेंडम में लिखा हुआ था कि कंपनी किसी को फोन नहीं बेच सकती, तो तुमने मुझे बेचे कैसे। इसलिए होता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, और इस केस में तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है मुझे स्यू करने का भी। तो तुम मुझे स्यू नहीं कर सकते, जाओ पैसा नहीं दे रहा, जाओ जहां जाना है वहां जाओ, आजाद हो तुम। तो उस केस में फिर कंपनी परेशान रहेगी। इसीलिए कहा कि जो कंपनी है उसे भी अपने मेमोरेंडम की जानकारी होनी चाहिए, और जो थर्ड पर्सन है उसे भी, ताकि दोनों में से किसी का लॉस ना हो। तो मैंने एक अच्छा सा एग्जांपल लेकर दे दिया, नीचे भी ऐसा एग्जांपल आएगा, लेकिन मैंने आपका बेस बना दिया कि क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। सिंस द मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, क्योंकि सेक्शन 299 कहता है कि मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। 299 था ना अपना, हाँ शायद से, एक सेकेंड। ये ना थोड़ा मुझको सेक्शन में कभी ऐसा होता है कि यही था कि नहीं, मैं कुछ गलत नहीं बोल जाऊँ, इसलिए मुझको एक सेकंड देखना पड़ेगा। 399 देखा, सॉरी, वही तो मैं, मुझे लग रहा था बैक माइंड में कि हाँ 399 था, कि सेक्शन नंबर 399 में लिखा हुआ है। इस पे लिख देता हूँ मैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट के साथ लिख देता हूँ, पब्लिक डॉक्यूमेंट के साथ लिख देता हूँ कि ये सेक्शन नंबर 399 था। ये था हमारा सेक्शन 390। ऑल तो क्योंकि ये फाइनल का पार्ट है ना, तो इतना डिटेलिंग में इंटर में भी इसके बारे में कभी जिक्र नहीं होता। तो सेक्शन नंबर 399 था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि मेमोरेंडम है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, या फिर कहूँ तो आर्टिकल भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। इसलिए अगर कोई कंपनी या कोई क्रेडिटर या कोई थर्ड पर्सन बिना मेमोरेंडम आर्टिकल को पढ़े कम एंड कॉन्टैक्ट बनाता है, तो उस कॉन्टैक्ट में वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, यानी वो कॉन्टैक्ट वॉइड बन जाएगा। ना तो कंपनी के अधिकार रहेंगे, ना उस बंदे के अधिकार रहेंगे जिसने कंपनी के साथ एंटर करा था। इस केस में किसी भी एक पार्टी का लॉस हो सकता है। इसीलिए अगर किसी का लॉस नहीं चाह रहे हैं अपना लॉस, तो उस केस में आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट पढ़ने पड़ेंगे। वो मुझे याद था कि 390 में, जो तो मैंने कहा नहीं कि 390, क्योंकि मुझे माइंड में कहने का बैकअप, लेकिन मुझे कैसा होता है 299 के 390 है, इसलिए मैंने सोचा एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। कोई नहीं। इट इज़ एन ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन, ये ओपन है पब्लिक की इंस्पेक्शन के लिए। ये देखो मैं पब्लिक हूँ कंपनी के लिए, क्योंकि मेरे पे रिलायंस की शेयर होल्डर नहीं है, फिर भी मैं रिलायंस का शेयर होल्डर इतनी मज़े में कैसे घुमा रहा हूँ, चला रहा हूँ, क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मेरे लिए अवेलेबल था कि तुषार कोई बंदा है वो पढ़ ले, ताकि अगर उसे भविष्य में इन्वेस्ट करना भी है या किसी और पर्पज से किसी को समझाना है क्या है मेमोरेंडम, जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ, तो वो समझा पाए। आप ये मान के चलिए। देयरफॉर वन विच डील विद द कंपनी, यानी कि यहाँ एक ही बात हो रही है, वन इज डीम टू नो अबाउट द पावर्स ऑफ द कंपनी, कि अगर एक कंपनी के साथ डील कर रहा है तो एक को पता होना चाहिए कंपनी के पास अधिकार भी है या नहीं। इस केस में एक को पता होना चाहिए था कि कंपनी वो फोन बना भी सकती है या नहीं। अगर क्योंकि बना नहीं सकती थी लेकिन फिर भी ये एंटर हो रहा है, तो उस केस में ये अल्ट्रा वायर्स हो रहा है। तो और मैंने आपको दिखाया भी था एक कैसा ऐसा था जहाँ एक का लॉस था। एक का लॉस कब था, उसने पेमेंट कर दिया लेकिन गुड्स नहीं मिले। सिमिलरली कंपनी को भी ये देखना चाहिए उसके मेमोरेंडम में क्या लिखा हुआ है।
अगर कंपनी अपने मेमोरेंडम के अगेंस्ट जा रही है, कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा हुआ था कि वो कार बनाएगी, लेकिन वो अगर फ़ोन बना रही है और उसने फ़ोन सप्लाई कर दिए, तो फिर उसके उसके पास कोई अधिकार नहीं रह जाता कि वो उस फ़ोन के वगैरह में पेमेंट रिकवर कर पाए। बहुत दिक्कत आएगी कंपनी को यार। इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं वो कंपनी और जो पर्सन जो बिजनेस के साथ कुछ व्यवहार कर रहा है, वो दोनों को मेमोरेंडम और आर्टिकल दोनों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स हैं। In this, if in spite of you enter into a contract, split मतलब अगर आप बिना जानकारी के कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो जो मेमोरेंडम के विरोध है, मतलब विरोध कर रहा हूँ, सॉरी, मेमोरेंडम के विपरीत है, यानी कि मेमोरेंडम को कोई चीज एक्सीड कर रही है मेमोरेंडम की चीज को, तो उस केस में वो मानी जाएगी ट्रांजेक्शन अल्ट्रा वायर्स, और उस केस में ना आपके अधिकार रहेंगे ना कंपनी के अधिकार रहेंगे। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। इफ यू हैव सप्लाई गुड और परफॉर्म सर्विस ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट और लैंड मनी, यू कांट ऑब्टेन पेमेंट और रिकवरी ऑफ द मनी। यही कह रहा है कि अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करें जिसमें आपको ये पेमेंट नहीं मिल रहा, पेमेंट बाद में मिलना है, आपने सर्विस पहले दे दी, तो आपके पास कोई अधिकार नहीं रहेगा। इसका उल्टा केस कि अगर कंपनी ने कोई सर्विस या गुड भेज दी, तो उसका भी अधिकार नहीं रहेगा। अगर वो सर्विस या गुड या वो प्रोग्राम जो चीज़ भेजी है या जो चीज़ बनाई है, वो मेमोरेंडम के अगेंस्ट है। एग्जाम्पल मैंने सिंपल ले लिया था, इसको आप पढ़ लेना, इजी एग्जाम्पल है। एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स ऑफ अ कंपनी बिकम वॉइड, जो कंपनी के एक्ट जो अल्ट्रा वायर्स होगा, अल्ट्रा वायर्स ऑफ द मेमोरेंडम बिकम वॉइड, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। वॉइड मानने का मतलब ये है कि जिस दिन से कॉन्ट्रैक्ट बना है उसी दिन से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। वॉइड होने का मतलब उसी दिन से कॉन्ट्रैक्ट अमान्य है। अमान्य, इसे हिंदी में कहते हैं अमान्य। कैन नॉट बी रेक्टिफाइड बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। तो अल्ट्रा वायर्स अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है, तो ये इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, क्योंकि इसके बेस पर भी ये आगे मैंने क्वेश्चन बैंक में केस स्टडी डाली थी। लेकिन और मैं इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, मैं बिलू में लग कर रहा हूँ, ठीक ठीक है ना। मैं काफ़ी दिन से सोचा वन नोट से पढ़ाऊँ, लेकिन वन नोट भी चल नहीं पा रहा था, मेरे कुछ दिक्कत आ रही थी सर्वर में। अब वन नोट चलेगा, आगे के चैप्टर में वन नोट चलेगा बिंदास, टेंशन ना लो आप। तो हम यहाँ आते हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि जो मेमोरेंडम में चीज़ लिखी है, अगर उसके अगेंस्ट गए तो वाइड है, और ये ऐसा अगेंस्ट जाना है जिसे मेंबर भी चाहे तो रेक्टिफाई नहीं कर सकते, जिसे मेंबर भी चाहे तो नहीं सुधार सकते। मान लो कंपनी ने, जैसे ये हमारा केस था, यही माना, यही वाला केस माना, और सिंपल केस है, आपको समझ में भी आ गया। कंपनी ने 500 फोन भेज दिए थे, ये बंदे ने कर दी थी पेमेंट के लिए मना। अब कंपनी चाहे तो क्या अपने शेयर होल्डर से कह के एक मीटिंग में वो कह दे कि हाँ, अब हमारी बिजनेस का काम ये भी हो गया कि हम मोबाइल भी भेज दिया करेंगे ताकि उसे पेमेंट मिल पाए, ऐसे नहीं कर सकती वो। शेयर होल्डर मेमोरेंडम के काम को अल्टर नहीं कर सकते। वो कहना चाह रहा है कि अगर मेमोरेंडम में लिखा था कि वो फ़ोन नहीं बना सकती और उसने बना के बेच दिए हैं, तो उस केस में अब मेंबर्स भी चाहे तो मेंबर्स भी जो बेचे हुए फ़ोन है उनको लीगल नहीं प्रूफ कर पाएगी, उनको ये साबित नहीं कर पाएगी कि मेमोरेंडम की लिमिट के अंदर थे। ये कह रहा है, पढ़ लेते हैं। तो ये कह रहा है कि कैन नॉट बी रेक्टिफाई बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। कोई एक्ट ऐसा कर दिया जो मेमोरेंडम की लिमिट से बाहर है, तो अगर वो एक्ट हो चुका, तो वो फिर अब शेयर होल्डर की लिमिट से वही बाहर चला गया, शेयर होल्डर भी चाह के अब उसे सुधार नहीं कर सकते। Some act which is ultra vires can be regulated by the rectification it subsequently। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे ना हो, कुछ एक्ट ऐसे हैं जो हम रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस यानी फॉर एग्जाम्पल, इफ द एक्ट इज अल्ट्रा वायर्स द पावर ऑफ द डायरेक्टर। लेकिन अगर कोई एक्ट ऐसा है जो डायरेक्टर की पावर के बाहर था, मतलब जो मेमोरेंडम की पावर के बाहर नहीं था लेकिन आर्टिकल की पावर के बाहर था। क्यों? क्योंकि आर्टिकल की पावर ही लिखी रहती, डायरेक्टर की पावर आर्टिकल के अंदर लिखी हुई रहती है। तो अगर कोई चीज़ आर्टिकल के अंदर लिखी हुई है जिसमें कहा गया था कि ये डायरेक्टर है ए, लेट सपोज एक डायरेक्टर है डायरेक्टर ए, मैं इसका एग्जांपल ले लूँ, देखो एसबरी रेलवे कैरेज वर्सेस आयरन कंपनी लिमिटेड, नहीं वर्सेस नहीं है, एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची, रिची याद नहीं आ रहा था। ये केस था, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आज भी जाता है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये है कंपनी, ये है ए है हमारे पास डायरेक्टर, इसे कर देते हैं डायरेक्टर
और एक है ये बंदा सी, और ये है कंपनी, और एक है ये डी। डी नहीं, ई इसे कहेंगे बी। ये भी हमारे पास डायरेक्टर है। और ये जो सी है, इसे सी ना लिख के टी लिख देना, टी माने थर्ड पार्टी। ये है हमारे पास थर्ड पार्टी टी। तो ये हो गया हमारे पास टी थर्ड पार्टी। ये कह रहा है एक कंपनी है, एक डायरेक्टर ए है, एक डायरेक्टर बी है, और एक टी है थर्ड पार्टी। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, मानो इस कंपनी के आर्टिकल के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि कि इस कंपनी के आर्टिकल के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि जो डायरेक्टर बी है उसी के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी बंदे से अगर कंपनी के पास कोई पैसा आना है तो वो पैसा सी ही रिकॉर्ड करेगा। मतलब कोई कोई भी आउटसाइडर बंदा अगर कंपनी को पेमेंट करेगा तो वो पेमेंट का हिसाब सी अपने पास रखेगा, उस पेमेंट को सी रखेगा, और कोई डायरेक्टर नहीं रख सकता। तो ये है उसके आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ। टी बेचारा भोला, टी को करना था मान लो 5 लाख का पेमेंट। तो टी बेचारे भोले ने 5 लाख का पेमेंट कर दिया गलती से ए को। लेकिन कंपनी के आर्टिकल के अंदर ये लिखा हुआ था कि जो भी पेमेंट कंपनी को मिलेंगे वो मिलेंगे बी, वो सब डायरेक्टर बी को देने पड़ेंगे। यानी कि वो पेमेंट कोई भी बंदा दे, सिर्फ डायरेक्टर बी के हाथ में पकड़ा है। ये हमारा डायरेक्टर बी इस कंपनी का, ये मान के चलिए मतलब जो वो क्या बोलते हैं, भरोसे का आदमी है। कि जो डायरेक्टर बी है वो कंपनी के भरोसे का आदमी है। इसलिए कंपनी ने कहा कि जो भी आउटसाइडर वाले पैसा, आउटसाइडर जनता पैसा देगी या जो भी कोई थर्ड पार्टी पैसा देगी, वो सिर्फ पैसा सी के हाथ में ही पकड़ाना, ए के हाथ में या किसी और डायरेक्टर के हाथ में नहीं पकड़ाना। लेकिन टी ने उस कंपनी का आर्टिकल नहीं पढ़ा था। टी ने क्या करा, टी ने वो पैसा ए के हाथ में पकड़ा दिया। तो उस केस में क्या ये एक्ट, ये जो टी ने गलती कर दी, इसका सुधार हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसका सुधार हो सकता है, क्योंकि ये चीज मेमो आर्टिकल में लिखी हुई थी। जो चीज आर्टिकल के अंदर लिखी हुई है उसका सुधार शेयर होल्डर कर सकते हैं, लेकिन जो चीज मेमोरेंडम के अंदर लिखी हुई है उसका सुधार शेयर होल्डर भी नहीं कर सकते। ये कह रहा था, लो पढ़ लेते हैं। इफ एक्ट इज अल्टा बायर्स द पावर ऑफ द डायरेक्टर, कि अगर मानिए कोई एक डायरेक्टर की पावर को ही अल्टा बायर्स करे, जिसका मतलब ये होता है कि आर्टिकल में जो चीज लिखा है उसका उल्लंघन करना है, क्योंकि डायरेक्टर की पावर भी आर्टिकल के अंदर ही लिखी रहती है। आगे लिखा है, पढ़ लेते हैं। द शेयर होल्डर, अरे भाई यही तो मैं इसलिए इसलिए तो नहीं चला रहा था, इनमें बहुत बहुत होता है, बार बार परेशान करती है ये चीजें। द शेयर होल्डर कैन, अरे भाई 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 नहीं मानेगा ये, रुको। अरे सॉरी सॉरी, अरे कबलो नहीं मानेगा, तो हमने इरेज कर दिया और अब हम करते हैं दोबारा से हाईलाइट सेलेक्ट। ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा भाई, हो जा। अरे यार ये पैनल फिर से, इसीलिए मैं कर रहा था। चलिए आप समझ जाइए। अरे ये तो लेकिन ये इरेज है ना, ये तो इरेज ही करेगा। अरे इसको कैसे करें, देखिए इरेजर ही, मैं पैनल पर सेलेक्ट कर रहा हूँ लेकिन आ नहीं रहा। आजा भाई, ये तो आ रही है, ये ऐसा सेलेक्ट भी हो रही है, लेकिन ये फिर चल क्यों नहीं पा रहा इस पे। अरे इरेजर ही हो रही है, आ गया। तो ये क्या करा है, द शेयर होल्डर कैन रेक्टिफाई इट। तो अगर कोई ऐसा एक्ट है जो बियॉन्ड दी आर्टिकल की लिमिट है तो शेयर होल्डर रेक्टिफाई कर सकते हैं। इफ इट इज अल्टा वायस दी आर्टिकल ऑफ द कंपनी, कि कोई ऐसा एक्ट है जो कंपनी के आर्टिकल्स के अगेंस्ट गया, उस केस में मेंबर चाहे तो उससे सुधार कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा एक्ट कर दिया कंपनी ने
जो उसके मेमोरेंडम के अगेंस्ट था, जो उसके फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट था, जो उसकी नींव के ही अगेंस्ट था, उस केस में उसका सुधार मेंबर्स भी नहीं कर सकते, ये कहा गया है इस लॉ में। द कंपनी कैन नीदर अल्टर द आर्टिकल, द कंपनी कैन अल्टर, नीदर बोला सॉरी मैं, द कंपनी कैन अल्टर द आर्टिकल, तो सुधार करने के लिए कंपनी अपने आर्टिकल को बदल देगी। इफ द एक्ट इज विद इन द पावर ऑफ द कंपनी बट इट डन इनरेगुलरली, शेयर होल्डर कैन बी वैलिडेट इट। तो देखो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, एग्जाम तो क्या कंपनी की पावर में से पैसा मंगाना, हाँ भाई देखो अगर बिजनेस करेगी कंपनी तो पैसा तो मंगाएगी, तो ये कहीं ना कहीं उसके मेमोरेंडम के अंदर तो आएगा कि भाई कंपनी बाहर से पैसा ले सकती है। बाहर से लेने का मतलब कंपनी जो सर्विस दी है उनके बदले कंपनी पैसा ले सकती है, ये तो हर कंपनी अपने मेमोरेंडम में लिखेगी, अधिकार है उसका। तो क्योंकि मेमोरेंडम में तो ये अधिकार है वो लिया, लेकिन किस बंदे को देना है वो मेमोरेंडम में नहीं है, तो वो आर्टिकल के अंदर आता है और आर्टिकल की चीज को अल्टर कर सकते हैं। क्योंकि ये चीज, ये लिखी हुई चीज कि कंपनी का में जो पैसा आएगा वो बी रखेगा या बी उसकी रिकॉर्डिंग करेगा, ये आर्टिकल के अंदर मेंशन होगा ना कि मेमोरेंडम के। इसीलिए ये वाला एक्ट अल्टर हो जाएगा। और पहले केस का जो एक्ट था वो था कि जो मेमोरेंडम के अंदर लिखा हुआ था कि कंपनी क्या बिजनेस कर सकती है, तो ये चीज अल्टरेबल नहीं थी। लेकिन ये दूसरा केस अल्टरेबल है, क्योंकि दूसरा केस मेमोरेंडम को इम्पैक्ट नहीं कर रहा, आर्टिकल को इम्पैक्ट कर रहा है, आर्टिकल की लिमिट भी ऑन कर रहा है, ना कि मेमोरेंडम की। मेमोरेंडम में तो लिखा रहता है कि कितना ही कैश आए कंपनी लेगी, बात खत्म। कौन बंदा कंपनी के बिहाफ में लेगा ये लिखा रहेगा आर्टिकल में, कि मान लो इस कंपनी में लिखा है बी डायरेक्टर, कि बी डायरेक्टर जो भी बाहर से क्रेडिटर पैसा, वो डेबिटर पैसा देंगे, डेबिटर्स का पैसा, जो भी पैसा आना है कंपनी के पास, वो एक डायरेक्टर लेगा जिसका नाम है बी, ये लिखा होगा आर्टिकल में कंपनी के। तो उस केस में अगर कोई बंदा किसी और डायरेक्टर को देता है तो वो रेक्टिफाई कर सकते हैं कंपनी, क्योंकि वो आर्टिकल की लिमिट है ना कि मेमोरेंडम की। द लीडिंग केस थो विच इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ वाज इन एन्यूमिशेटेड इज दैट एशबरी रेलवे कैरेज वर्सेस एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिची। क्या था ये कम केस? देखो मैं सिंपली बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, ताकि आप समझ जाएं। ये जो एशबरी रेलवे कैरेज था, वो एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड जो थी कंपनी थी ये, इस कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज में कुछ चीज़ें लिखी हुई थी कि कंपनी ये चीज़ कर सकती है। उसमें ये भी लिखा हुआ था कि रेलवे के वगैरह जो रिपेयरमेंट है या कोई चीज़ रेलवे की बनानी है वो कंपनी बना सकती है। ये चीज़ कंपनी के मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखी हुई थी, ठीक है। बेल्जियम की सरकार ने क्या कहा इस कंपनी से कि आप हमें रोड इतनी रेलवे लाइन बिछा के दीजिए, मान लीजिए 10 किलोमीटर की रेलवे लाइन आप हमें बिछा के दीजिए, ये बेल्जियम की सरकार ने कहा कंपनी से। कंपनी उस टाइम पे बिजी थी, कंपनी ने अपने बिहाफ में एक थर्ड पर्सन अपॉइंट कर दिया, अपना एजेंट, क्योंकि एजेंट जो भी करता है प्रिंसिपल के बिहाफ में करता है, तो एजेंट अपॉइंट कर दिया जिसका नाम था रिची। कंपनी ने कहा देख ठेकेदार, कंपनी ने रिची ठेकेदार अपॉइंट कर दिया। कंपनी ने कहा देखो हमें 10 किलोमीटर लंबी क्या बोलते हैं इतना रेलवे लाइन बिछानी थी, लेकिन हम तो अभी बिजी हैं, तो आप तुम हमारे बिहाफ में बिछा दो, तो हमारे एज ए एजेंट के तौर पर बिछा दो। रिची ने कहा ठीक है। लेकिन रिची ने कहा साहब ठीक है, लेकिन आप मानो आप तो कंपनी हो, आपके पास तो बहुत पैसा है, मैं तो एक सोल बंदा हूँ, तो मेरे पास पैसे की कमी है, आपको मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने रिची को पैसे दे दिए, मान लीजिए 100 करोड़ देती है, कि कंपनी ने रिसीव कर दिया 100 करोड़ से फाइनेंस। अब मुझे आप ये बताइए कि कंपनी के जो ऑब्जेक्ट क्लॉज थे उसमें अगर ये चीज़ नहीं लिखी हुई होगी कि कंपनी किसी दूसरे पर्सन को या दूसरी कंपनी को फाइनेंस नहीं कर सकती, और अगर रिची ने क्योंकि फाइनेंस करा है, तो क्या अल्ट्रा वायलेंस माना जाएगा या नहीं? सोच के बताइए। माना जाएगा, क्योंकि अगर किसी कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये नहीं लिखा कि कंपनी दूसरी कंपनी को या दूसरे बंदे को पैसा नहीं दे सकती 1 रुपया भी, एज अ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट नहीं कर सकती, तो लेकिन यहाँ रिची ने, यहाँ रिची को तो दिया कंपनी ने 100 करोड़ रुपया, चाहे भले ही अपने काम के लिए दिया हो, लेकिन दिया तो है, वो इन्वेस्टमेंट ही माना जा रहा है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखी गई होगी ये बात मेमोरेंडम के, तो वो माना जाएगा अल्टरेशन। पढ़ते हैं डिटेल में भी से, मैंने आपकी भूमिका बना दी कि बेल्जियम की सरकार गई कंपनी के पास, बेल्जियम की सरकार ने कंपनी से कहा कि हमें 10 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछा के दीजिए। कंपनी उस टाइम बिजी थी और अपने अलग ऑपरेशन में लगी हुई थी, तो कंपनी ने एक एजेंट अपॉइंट करा रिची, एक ठेकेदार अपॉइंट करा रिची। कंपनी ने कहा रिची से कि आप हम हमारे ब्याह में आप बना दीजिए। रिची ने कहा कि हाँ साहब मैं बना तो दूंगा, लेकिन मेरे पास कैश नहीं है, आप मुझे इन्वेस्ट कर, मुझे थोड़ा मेरे में इन्वेस्ट करिए, आप मुझे थोड़ा इन्वेस्टमेंट दीजिए। तो कंपनी ने 100 करोड़ दिए रिची को, लेट सपोज ही मान के चलो। अब कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिया एक पर्सन में या एक प्रोजेक्ट में,
लेकिन अगर कंपनी के आर्टिकल के अंदर ये चीज नहीं लिखी होगी, आर्टिकल बोला हूँ सॉरी, कंपनी के मेमोरेंडम के अंदर ऑब्जेक्ट क्लोज में ये चीज नहीं लिखी होगी, कंपनी किसी दूसरे बंदे को इन्वेस्ट नहीं कर सकती है, दूसरे कंपनी को इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकती, तो उस केस में ये माना जाएगा अल्ट्रा वायर्स। अब हम पढ़ते हैं पूरा डिटेल में, फैक्ट पढ़ते हैं केस के। केस में था क्या, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी वर, कि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज में ये चीज लिखी हुई थी। क्या चीज लिखी हुई थी, पढ़ते हैं। कंपनी के ऑब्जेक्ट में ये चीज लिखी हुई थी कि कंपनी मेक कर सकती है, बना सकती है, सेल कर सकती है, और लैंड मतलब किराए पे दे सकती है, क्या दे क्या, और हायर, हायर पे क्या देगी, हायर करेगी, या फिर रेलवे कैरिजेस, रेलवे के कैरिजेस यानी कि रेलवे के काम करेगी, ठीक, एंड वैगन्स, और वैगन्स का काम करेगी। पहला ऑब्जेक्ट क्या था। दूसरा था तो कैरी ऑन अ बिजनेस ऑफ मशीन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई काम होगा तो भी वो कंपनी कर पाएगी। वो भी कंपनी का मतलब मेरा है एशबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड, या फिर जो कहें तो कंपनी तो मेनली यही थी, आयरन कंपनी लिमिटेड, ठीक है ना। तो आयरन कंपनी लिमिटेड के मेमोरेंडम के अंदर जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है उसके अंदर ये लिखा हुआ था, पहला लिखा हुआ था कि कंपनी बना सकती है, बेच सकती है, किराए पे दे सकती है, क्या, रेलवे कैरिज एंड वैगन्स। तो रेलवे कैरिज और जो वैगन्स के हैं यानी कि रेलवे से जुड़े हुए जो काम है वो कर सकती है। ऑन कैरी बिजनेस ऑफ मशीन इंजीनियरिंग, और मशीन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोई काम है, मतलब कोई पुर्जे बनाने का काम है तो वो भी कर सकती है। या फिर जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स की, जनरल कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने हैं तो वो भी कंपनी ले सकती है। तो मैंने दो चीज हाइड कर ली, रेलवे के बिहार में कॉन्ट्रैक्ट ले सकती है कंपनी, ठीक। परचेज लीज और सेल ऑफ वर्क माइंस, कि जो कोयले वगैरह का काम है उसको खरीद बेच कर सकती है। परचेज एंड सेल एज अ मशीन और एजेंट, सॉरी, मर्चेंट और एजेंट, कि मर्चेंट और एजेंट के तौर पर खरीद और बेच कर सकती है कोयले की, टिम्बर की और मटेरियल की, ठीक है। तो ये तो उसके थे ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इसके मेन ऑब्जेक्ट में कहीं ये चीज नहीं लिखी हुई थी कि कंपनी ना रेलवे से जुड़ी हुई कंस्ट्रक्शन काम नहीं कर सकती, क्योंकि एक में कहा कि रेलवे काम करेगी, दूसरे में कहा कंस्ट्रक्शन भी करेगी, तो ओवरऑल कहें तो रेलवे के कंस्ट्रक्शन के काम कर सकती थी ये कंपनी, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये बताओ, ये उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज थे, इसमें कहीं भी आपको ये दिख रहा है कि कंपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती थी, कहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ कि कंपनी जो कि आइसलैंड आयरन कंपनी लिमिटेड थी वो कभी कहीं भी किसी दूसरे कंपनी में या किसी दूसरे बंदे को फाइनेंस कर सकती है, ये उसके ऑब्जेक्ट में नहीं लिखा था। अब अगर कंपनी किसी को फाइनेंस कर देती है तो वो उसके आर्टिकल को, उसका आर्टिकल बोला सॉरी, उसके मेमोरेंडम का अल्ट्रेशन माना जाएगा, क्योंकि मेमोरेंडम में जो चार चीज लिखी थी उसके अलावा कोई चीज करोगे तो अल्ट्रेशन कहा जाएगा इस केस में। अब पढ़ते हैं क्या करा गया। द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, कंपनी के डायरेक्टर्स थे, अरे यार भाई इसने खाया, कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा विद रिची, रिची के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन, कि रेलवे लाइन के जो कंस्ट्रक्शन है रिची को फाइनेंस करेंगे ये इन्होंने रिची के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, जो कि बेल्जियम सरकार ने दिया था कंपनी को। वही इन्होंने लैंग्वेज थोड़ी टेरी कर रखी है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बेल्जियम सरकार ने कंपनी से कहा था कि हमें 10 किलोमीटर की लंबी एक रेलवे लाइन चाहिए, रेल की पटरी चाहिए, आप बना के दीजिए, जो कि ये कर सकते थे। इनके मेमोरेंडम में ये चीज लिखी हुई थी कि रेलवे से जुड़े हुए काम या फिर कॉन्ट्रैक्ट के काम ये कर सकते हैं। लेकिन ये उस टाइम पे बिजी थे, इसलिए इन्होंने रिची से कहा कि रिची आप हमारे बिहाफ में कर दीजिए। रिची ने कहा बात सही है सर, हम कर तो देंगे लेकिन हमारे पास कैश नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, आपको हमें फाइनेंस करना पड़ेगा। कंपनी ने कहा कि हाँ ठीक है हम फाइनेंस कर देंगे, लेकिन कंपनी के जो ऑब्जेक्ट क्लॉज थे उसमें कहीं भी नहीं लिखा था कि ये कंपनी किसी और दूसरे कंपनी को या दूसरे बंदे को फाइनेंस कर सकती है। फिर भी कंपनी ने ही काम करा, इसलिए ये माना जाएगा अल्ट्रा वायर्स ऑफ मेमोरेंडम, मेमोरेंडम की पावर के बियॉन्ड गए तो इसे कहेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। तो यही पूरा केस था, आप पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल सेम है, ठीक है। लेकिन मैं पढ़ता हूँ आगे का, सॉरी। द कंपनी हाउ एवर रिप्यूटेड अ कॉन्टैक्ट बीइंग अ अल्ट्रा वायर्स, लेकिन कंपनी जो उसके साथ कॉन्टैक्ट में गई रिची के, वो अल्ट्रा वायर्स था, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट में कहीं नहीं लिखा था कि इन्वेस्टमेंट कर सकती है, लेकिन फिर भी कंपनी ने रिची को पैसे दिए थे, चाहे अपने काम के लिए दिए थे लेकिन दिए थे। एंड रिची बोट एन एक्शन फॉर डैमेजेस और फॉर बी रीच ऑफ कॉन्टैक्ट। तो रिची ने कहा कि ठीक है, कंपनी ने कहा कि नहीं नहीं, पहले कॉन्टैक्ट बना लिया फिर वो कर लिया,
रिची बेचारा ना अपनी कुछ बोला, मजदूर भेजे, कुछ सामान लेके साइड में पहुंच गया था रिची। अब तो वो नुकसान तो हो गया ना, मान लो उसने 10 करोड़ का सामान मंगा लिया, मतलब रेत बजरी मंगा ली साइड पर जहां पटरी बिछानी थी, और उसने कुछ लेबर भी मंगा ली। तो भाई लेबर के पैसे भी और जो 10 करोड़ का सामान है उसके पैसे कंपनी को देने पड़ेंगे ना, कि जब कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगी तो। अगर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रही है, तोड़ो, लेकिन भाई मेरे लेबर के पैसे, मेरे जो मेटेरियल के पैसे हैं वो तो मुझे कम से कम दो मालिक, ताकि मेरा तो घाटा ना हो। ऐसा रिची कहेगा कंपनी से कि मेरा तो घाटा ना करो, मुझे तो पैसे दे दो, आपको नहीं रखना मेरे से व्यवहार नहीं कराना, किसी और से करा लो काम, मेरे पे बहुत काम है, आप पे बहुत काम है, आप किसी और से करा लो, मेरा क्या जा रहा है, लेकिन कम से कम मुझे मेरे डैमेज के पैसे दे दो। तो ये बात थी। His content was that the contract was well within the meaning of the word general contract। उसने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी के अंदर आ रहा है, एंड हैंस विद इन दी पावर ऑफ। तो रिची ने कहा कि भाई साहब, आपको लग रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन आप गलत नहीं कर रहे। जनरल कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा है उसमें, उसमें कहा गया है जनरल कॉन्ट्रैक्ट, जनरल मतलब सारे कॉन्ट्रैक्ट, तो फाइनेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी उसी के अंदर आ जाएगा, ऐसा कह रहा है रिची। मोreover इट हैज बीन रेक्टिफाइड बाय द मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर। लेकिन आप अपने कंपनी के शेयर होल्डर से कहिए कि यार जनरल के साथ साथ ये लिख दे एंड फाइनेंस, जनरल एंड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा करके लिख दे, जो कि कर सकते हैं शेयर होल्डर। हाउएवर इट वाज हेल्ड बाय द कोर्ट। तो ये केस था, केस हमने अब तक पढ़ लिया। केस क्या था कि जो तीन पार्टी थी, हाँ समझो, इस केस में तीन पार्टी थी। मैं आपको पीपीटी में बना के दे दूंगा, लेकिन मैं आपको बता दें इस केस में तीन पार्टी थी। एक तो इस केस में था कंपनी, एक थी बेल्जियम की गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम, ठीक है ना, और तीसरा था रिची। जो बेल्जियम की सरकार थी वो गई थी कंपनी के पास। बेल्जियम की सरकार ने कंपनी से कहा था कि आप हमें 10 किलोमीटर लंबी लाइन बिछा के दीजिए। कंपनी उस टाइम पे बिजी थी, तो कंपनी गई थी रिची के पास। कंपनी ने कहा था रिची से कि आप हमारे बिहार में 10 किलोमीटर की लाइन बिछा दीजिए, क्योंकि अभी हम बिजी हैं। रिची ने कहा था ठीक है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है इस टाइम, आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो कंपनी ने रिची को दे दिए थे 100 करोड़ रुपए। बाद में जब कंपनी को लगा कि हाँ ये उसके आर्टिकल्स के अगेंस्ट चला, मेमोरेंडम के अगेंस्ट चला गया, तो कंपनी चाह रही थी कि अपना 100 करोड़ वापसी करके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे। लेकिन तब तक रिची साइड पे, जहां वो पटरी बिछनी थी, वहां 20 करोड़ का तो सामान पहुंचा दिया था रिची ने, और लेबर के कुछ टाइम चला गया था। लेट्स सपोज 2 करोड़ की लेबर का चला गया, हाल 2 करोड़ बहुत हो गया, लेकिन आप मान के चलो टोटल 22 करोड़ का रिची का खर्चा हो चुका था जब तक। तो रिची ने कहा ठीक है, आपको हमारे मेरे साथ व्यवहार नहीं रखना सही है, लेकिन आप कम से कम मेरे ये पैसे दे दीजिए। अपने मेंबर से कहिए कि मेंबर्स आर्टिकल को अल्टर करके मेरे पैसे दे दीजिए। तो ये केस था। तो इस केस में कोर्ट, हाउएवर इट वाज हेल्ड बाय द कोर्ट, इस केस में कोर्ट ने कहा दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज नल एंड वॉइड। कोर्ट ने कहा कोई नहीं, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड है। इट सेड दैट द जनरल कॉन्ट्रैक्ट वाज एसोसिएटेड विद मशीन लर्निंग, कि जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट था वो भी मशीन लर्निंग से एसोसिएट होगा, मशीन लर्निंग के साथ ही, क्योंकि एंड है इसके साथ ही, मशीन लर्निंग के कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ ही जनरल कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर कोई मशीन लर्निंग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा।